नमस्कार, जय हिंद मित्रों। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक है अधिगम यानी कि लर्निंग। और हम अधिगम के अंतर्गत आज हम अधिगम के वक्र, पठार और अधिगम अंतरण के विषय में समझेंगे। ये टॉपिक टेट, सीटेट या शिक्षक भर्ती में लगभग आप मान के चलिए 2 नंबर आप लोगों के लिए पक्का करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे अधिगम के वक्र, साथ में अधिगम के पठार, अधिगम अंतरण और अधिगम अंतरण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अधिगम के वक्र और पठार से। अधिगम के वक्र और पठार में हम लेंगे सबसे पहले अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र हैं क्या? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करता है तो सीखने की गति प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान तो होती नहीं है। तो यह किसी कौशल में क्या होता है कि व्यक्ति या तो जल्दी निपुण हो जाता है या उसे टाइम लगता है। यह सीखने की गति इसी दौरान क्या होती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है, कभी बिल्कुल रुक जाती है। यदि सीखने की इस गति को अगर हम एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो सीखने का एक वक्र सीखने की उन्नति और अवनति को प्रदर्शित करेगा। आपने ग्राफ पेपर देखे होंगे, ग्राफ पेपर बना देते हैं कि स्टार्टिंग में देखिए सीखने की गति इतनी थी, फिर ये रहा, फिर ऐसे बढ़ी, ये ग्राफ बनता है। तो यही उन्नति और अवनति को, सीखने की गति की उन्नति अवनति अगर हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो यही सीखने का वक्र कहलाता है। चलिए अधिगम के वक्र से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण परिभाषा है जो काफ़ी बार आपके प्रश्न पत्र में पूछी गई है। तो अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति या प्रगति को व्यक्त करता है। देखिए क्या कह रहा है कि अधिगम जो वक्र है सीखने की क्रिया से होने वाली गति या प्रगति को व्यक्त करता है। ये कथन है गेट्स महोदय का। चलिए दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन है स्किनर महोदय की। तो स्किनर महोदय ने कहा है कि अधिगम वक्र अधिगम में होने वाली उन्नति और अवनति का ग्राफ पेपर वर्णन है। यानी कि स्किनर महोदय का कहना है कि अधिगम वक्र क्या है? अधिगम में होने वाली उन्नति और अवनति का ग्राफ पेपर पर वर्णन है। अगली परिभाषा है अलेक्जेंडर की। तो इन्होंने कहा है कि अधिगम के आंकड़ों को, किसको? आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर दिखाना ही अधिगम वक्र है। देखिए छोटी सी मैंने अपने दिमाग से एक कोरिलेट कर लिया कि स्किनर में आधा सा और उन्नति में ना, तो मतलब टूटा टाटा आता है। तो अधिगम वक्र की ये डेफिनेशन मैंने कोरिलेट करा दी। और जब अलेक्जेंडर की डेफिनेशन हम देखते हैं तो बात करते हैं आंकड़ों को। तो अधिगम के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर दिखाना ही अधिगम वक्र है। तो आंकड़ों की जब बात करते हैं तो आज से हम बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर की। जैसे आप याद कर सकते हैं, देखिए याद करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सीधे सीधे याद करते हैं या किसी शब्द को या किसी वर्ड को या किसी स्टोरी के माध्यम से कैसे आप कोरिलेट कराते हैं। ये अपने अपने दिमाग पर निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। जब हम अधिगम वक्र की बात करेंगे तो अधिगम वक्र हम 4 तरीके के देखेंगे, जिसमें पहला है ऋणात्मक उन्नति वक्र, जिसे हम उन्तोदर वक्र भी कहते हैं या कह सकते हैं घटनशील उपलब्धि वक्र या कॉन्वेक्स कर्व। ये सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पत्र में दिक्कत देता है वो देता है कि ये कॉन्वेक्स कर्व लिख के देने लगते हैं और ये भी इंग्लिश में देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है चलिए ये समझ लेते हैं हम सबसे पहले। इस प्रकार की वक्र रेखा में क्या होता है, प्रारंभ में सीखने की जो गति होती है वो तीव्र होती है। देखिए, और धीमे धीमे समय के संग ये गति क्रमशः कैसी होती है, मंद होती जाती है। यानी कि इस प्रकार के सीखने में प्रारंभ में उत्साह अधिक होता है और बाद में कम हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले वक्र की तरफ। यहाँ पे दूसरा वक्र है धनात्मक उन्नति वक्र, जिसको हम नतोदर वक्र भी कहते हैं या इसको हम कहते हैं बढ़ते निष्पादन का वक्र और कॉनकेव कर्व। यहाँ देखिए अधिगम की जो मात्रा है और
अभ्यास या प्रयास है। तो क्या होता है, प्रारंभ में तो जो गति होती है अधिगम की, जो मात्रा की सीखने की, वो कम होती है, पर धीमे धीमे ये बढ़ती चली जाती है। तो इसको बोलते हैं हम धनात्मक उन्नति वक्र या नतोदर वक्र। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रकार है सरल रेखीय वक्र, जिसको हम समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये कहते हैं कि सीखने की जो गति होती है प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। पर ऐसा संभव नहीं है, कम से कम हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए। सीखने की गति कभी बढ़ती घटती रहती है, तो ये संभव नहीं है, पर ये वक्र होता है। चलिए अगले वक्र की तरफ चलते हैं। हम बात करते हैं चौथे वक्र की, मिश्रित वक्र, या इसको कहते हैं हम एस टाइप वक्र या सर्पाकार वक्र। इसमें क्या होता है कि जो अधिगम होता है अभ्यास के साथ घटता है, बढ़ता है, यानी कि एक मान के चलिए कि आप नतोदर और उन्तोदर वक्र दोनों का मिश्रित रूप है ये। यहाँ आरंभ में तो सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है, पर यह बढ़ जाती है, पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है ये फिर डाउन होने लगती है। तो ये दोनों का मिला जुला जो रूप होता है उसको बोलते हैं हम मिश्रित वक्र, यानी कि एस टाइप वक्र। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अधिगम के पठार के विषय में। अधिगम का पठार क्या होता है, देखिए जब हम सीखना प्रारंभ करते हैं तो हम सीखते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है कि किसी भी कारण से हमारे जो सीखने का जो क्षमता बोल लीजिए या ग्रहण करने की शक्ति बोल लीजिए, कि वहाँ एक समय के लिए रुक सी जाती है। तो जो ठहराव आता है सीखने के दौरान, तो वो अधिगम का पठार कहलाता है। और अगर किताबी शब्दों में बात करें तो कह सकते हैं कि अधिगम वक्र में कभी कभी ये देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है, या कह सकते हैं कि नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के जो भाग को अधिगम के पठार कहते हैं। देखिए सोरेनसन महोदय के शब्दों में देख लीजिए क्या कहा है। तो सोरेनसन महोदय ने कहा है, पठार कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए बन सकता है। किसका पठार? अधिगम का पठार। अगला जो डेफिनेशन है रेक्स एवं नाइट की है, तो उन्होंने कहा है कि पठार तब बनता है जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर वहां से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। अब मैंने इन दोनों परिभाषाओं को कैसे याद किया, मैं अपना बता देता हूँ कि देखिए सोरेनसन में है सन, और सन के ऊपर क्या डिपेंड करता है? दिन, है ना। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, यानी कि वो डेफिनेशन जिसमें हम दिन, हफ्ते या महीने देखेंगे, वो डेफिनेशन हमारी सोरेनसन महोदय ने दी है। दूसरी डेफिनेशन रेक्स और नाइट की, यहाँ पे हम क्या कोरिलेट किया मैंने कि ये कहते हैं कि पठार तब बनता है जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो भैया नाइट में क्या होता है, 12 बजे के आसपास ये जो दिन होता है, एक तारीख होती है, 12 बजे के बाद दूसरी अवस्था या दूसरे दिन में चली जाती है। तो कब? नाइट में। तो नाइट की जो डेफिनेशन है तो वो क्या है कि एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो ये डेफिनेशन हो गई रेक्स एवं नाइट की। यहाँ पे हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन रॉस महोदय की। रॉस महोदय क्या कहते हैं? सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है पठार। यह उस अवधि को प्रदर्शित करते हैं या बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो रॉस महोदय की डेफिनेशन से आप पठार के विषय में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। देखिए सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है पठार। यह उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। आप नोट करिए ये दो बिंदुओं को कि पठार के विषय में पठार अधिगम में रुकावट को दिखाता है, ना कि समाप्ति को। मतलब पठार जो आया है, रुकावट आई है, क्या है कि एक ठहराव है कुछ पल के लिए,
जैसे कि सोरेनसन महोदय ने कहा था कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो ये मात्र एक ठहराव है, ना कि समाप्ति। अधिगम चलेगा अपना। और दूसरा जो नोट है वो करिए, पठार अधिगम का अवरुद्ध वर्धन है, यानी कि मात्र कह सकते हैं लौट के ठहराव ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अधिगम अंतरण के विषय में। अधिगम अंतरण है क्या? देखिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना अधिगम अंतरण कहलाता है। या अगर हम बोलें कि अधिगम अंतरण या सीखने के अंतरण को सबसे पहले तो हम कहते हैं प्रशिक्षण अंतरण भी कहते हैं, या प्रशिक्षण स्थानांतरण भी कहते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग भी कहा जाता है। तो होता क्या है अधिगम अंतरण, कि किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अगर हमने कोई भी ज्ञान का अर्जन किया है और वो हम किसी अन्य विषय में, ज्ञान में या परिस्थिति में प्रयोग में ला रहे हैं, तो यही हमारा अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि कौलसैनिक महोदय ने एक डेफिनेशन दी है, वो देखिए, स्थानांतरण के विषय में कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों का या अभियोगिताओं का या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो स्थानांतरण है, अधिगम का अंतरण है। डेफिनेशन एक बार फिर से देखिए, स्थानांतरण पहली परिस्थितियों में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोगिताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। यह है डेफिनेशन कौलसैनिक महोदय की। हम यहाँ पे बात करेंगे अधिगम अंतरण या स्थानांतरण के प्रकार के विषय में। तो पहला आता है यहाँ पे धनात्मक अंतरण। इसमें क्या होता है कि सीखने में पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर हमें नए कार्य पर अगर हमें सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो हम बोलते हैं ये धनात्मक अंतरण है। उदाहरण के लिए आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपने बैडमिंटन खेलना सीखा हुआ है, तो क्या आप टेनिस के विषय में नहीं जानते? टेनिस नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते हैं। मतलब हमने पहले उस चीज़ को सीख रखा है, उसका हम बस दूसरे क्षेत्र में जब हम याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमें प्रभाव सकारात्मक रूप में मिल रहा है कि हाथ कैसे चलाना है, कहाँ क्या करना है। तो ये होता है धनात्मक अंतरण। अब दूसरा उदाहरण मान लीजिए, हिंदी भाषा का अगर आपको ज्ञान है, तो संस्कृत भाषा के सीखने में ये आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, तो यही है धनात्मक अंतरण। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है शून्य अंतरण। जब किसी कार्य को करने की योग्यता अथवा ज्ञान का अन्य कार्य को करने की योग्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहाँ हम कहते हैं शून्य अंतरण। यानी कि आपने पहले क्या सीख रखा है, उसका नए क्षेत्र में सीखने में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, तो वो है शून्य अंतरण। अगला है ऋणात्मक अंतरण। यानी कि ऋणात्मक अंतरण को हम निषेधात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व में अर्जित ज्ञान, ठीक है ना, नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक बन जाए, तो वहाँ हम बोलते हैं ऋणात्मक अंतरण। जैसे उदाहरण के लिए आपने चलाना सीखा है साइकिल, और आपसे कह रहे हैं कि चला लो भैया नाव, पानी में बोट, तो ये एकदम विपरीत है ना, तो ये अवरोध उत्पन्न करेगा। या इसका एक अच्छा उदाहरण ऐसे समझिए कि आपने जो टाइपिंग सीखी है हिंदी की, ठीक है ना, वो सीखी है आपने और आप उसमें परफेक्ट हैं हिंदी टाइपिंग में, और आपसे कहा जाए कि आप इंग्लिश टाइपिंग करिए, तो वहाँ पे क्या होगा? आपको समस्या होगी, क्योंकि आपने जो अधिगम कर रखा है, जो कीबोर्ड आपने रट रखे हैं, वो हिंदी माध्यम के हैं। तो ये आपका नए सीखने के क्षेत्र में आपको प्रभावित करेगा, प्रभाव डालेगा, थोड़ी सी आपको समस्या या अवरोध उत्पन्न करेगा। तो इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक अंतरण। चलिए आगे इसके कुछ अन्य प्रकार देख लेते हैं। कुछ अन्य प्रकार भी पूछे जाते हैं परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों में। चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहला है क्षैतिज समांतर अंतरण। इसमें क्या होता है
जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का हम उपयोग उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में करते हैं। ठीक है, जैसे स्कूटर चलाना आता है तो उसी जैसी परिस्थिति दूसरी क्या है, मोटरसाइकिल चलाना। तो यहाँ पे जो हमने सीखा उसका प्रयोग अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये है क्षैतिज समांतर अंतरण। या इसका एक अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि एक 10th क्लास का विद्यार्थी है और उसने मैथ लिया हुआ है और मैथ के सवालों को लगा लेता है। बस समान परिस्थिति क्या है कि मैथ 10th की फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो वो लगा लेगा बिल्कुल, क्योंकि आपने वो सीख रखा है। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज समांतर अंतरण। चलिए आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे ऊर्ध्व या कह सकते हैं कि लंबवत अंतरण। इसमें क्या होता है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या अनुभव का हम किसी अन्य भिन्न प्रकार की या उच्च स्तरीय परिस्थितियों में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान का, तो इस प्रकार का जो सीखने का जो अंतरण होता है ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। जैसे हमने साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना सीखा है रोड पे और हम उसका उच्च स्तरीय परिस्थितियों में प्रयोग कर रहे हैं कार चलाने में, तो यह है ऊर्ध्व अंतरण। अब कैसे, देखिए साइकिल चलाना सीखा या मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो हमें सड़क के विषय में ज्ञान है कि हमें कहाँ रेड सिग्नल है, कहाँ कौन सा सिग्नल है, कहाँ कैसे चलना है, बाएं या दाएं। तो इन सब चीज़ों का हमने जो सीखा हुआ है ज्ञान, उसका हम उच्च स्तरीय परिस्थितियों में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये बोलते हैं ऊर्ध्व अंतरण। चलिए अगला अंतरण देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे अगला अंतरण है पार्श्विक अंतरण। इम्पोर्टेंट मान के चलिए आप इसको, कि एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग में रहे परंतु क्षेत्र दूसरा हो और वहाँ पे इसको दिखाई दे जाए। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, जल्दी समझ जाएंगे कि आप राइट हैंडेड हैं और आपकी जो हैंड राइटिंग है हिंदी में बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया है, प्रैक्टिस की है लिखने की, है ना। जब प्रैक्टिस की है लिखने की तो ऐसा हो सकता है कि आपकी हैंड राइटिंग हिंदी विषय में अच्छी हो, इंग्लिश विषय में अच्छी ना हो, या संस्कृत में अच्छी ना हो, बिल्कुल अच्छी होगी। तो आपका जो कौशल है ये किस में है, राइट हैंड में, इसी अंग में रहा, पर क्षेत्र कौन सा है, हिंदी में भी अच्छी है, इंग्लिश में भी अच्छी है आपकी हैंड राइटिंग, और संस्कृत विषय में भी अच्छी है। तो ये तब कहा जाता है, देखिए एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग में परंतु दूसरे क्षेत्र में दिखाई देती है, तो यहाँ होता है पार्श्विक अंतरण। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बात करेंगे हम द्विपार्श्विक अंतरण की। इसमें क्या होता है, शरीर के एक अंग का कौशल दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है या चला जाता है, उसे कहते हैं हम द्विपार्श्विक अंतरण। अब ये पार्श्विक से कैसे भिन्न है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप मान लीजिए राइट हैंडेड है और आपने लिखना, खेलना, पढ़ना मतलब एक हाथ से राइट हैंड से सीख लिया, पर किसी कारणवश अगर आपके उस हाथ में चोट लग जाती है या आपसे कहा जाए कि उस हाथ का प्रयोग नहीं करना, तो दूसरे हाथ से वो काम नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने सब कुछ लिखना, खेलना सीख रखा है राइट हैंड से, तो समय आने पर क्या आप लेफ्ट हैंड से वो काम नहीं कर सकते। यही है द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे अधिगम अंतरण के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो पहला है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, दूसरा है समान अव्यय का सिद्धांत जो कि थार्नडाइक महोदय ने दिया। अब जो सिद्धांत है समान अव्यय का सिद्धांत थार्नडाइक का, ये थार्नडाइक के सादृश्यता के नियम का एक विस्तार है। तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत जो दिया है C.H. जुड ने। ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, C.H. जुड ने।
समान अव्यय का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। आरोपण का सिद्धांत किसने दिया? अगला क्या है, आरोपण का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है आपका सीखना सीखने का सिद्धांत। फिर से देखिए, सीखना सीखने का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न। अब देखिए, एमसीक्यू जब परीक्षा के दौरान आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मानसिक अनुशासन का सिद्धांत या समान अव्यय का सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि से है, व्यक्तित्व से है, अधिगम से है या विप्रेरणा से है? तो आपको ये पता होना चाहिए, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत हो, समान अव्यय का सिद्धांत हो, सामान्यीकरण का सिद्धांत हो, या आरोपण का सिद्धांत हो, या सीखना सीखने का सिद्धांत हो, तो ये सारा का सारा आपका अधिगम से संबंधित है। ठीक है ना। यहाँ पे एक नोट और आप ध्यान दीजिए, 19वीं सदी में विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम स्थानांतरण पर किया था परीक्षण, जिसका उद्देश्य क्या था? मानसिक अनुशासन के सिद्धांत की सत्यता को जानना। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो स्थानांतरण पर परीक्षण किया वो किया है विलियम जेम्स ने। और किसकी सत्यता को जानना? मानसिक अनुशासन के सिद्धांत की सत्यता को जानना। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए।